कोई भी ऐसा नेता नहीं है जी कि जो अपने नेतृत्व को समाप्त करने के बाद अपने गांव में जाकर के खेती करता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जनता को पाठ पढ़ाते रहे कि आप अपनी भूमि को देखो, अपनी भूमि को देखो। और यही एक मुख्य कारण रहा कि जिससे आज हमारे गांव की जमीन बंजर हो गई और जिनके पास बची थी तो उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ के जो भूमि संबंधी या पलायन संबंधी जितने भी नियम हमारे नेता लोग बैठते हैं वो देहरादून और दिल्ली में एसी के कमरों में बैठ के बनाते हैं। बिल्कुल। इस मुद्दे पर पूरी उत्तराखंड सरकार हमारी चिंतित भी है जी, लेकिन खाली चिंता करती है जी। जैसा आपने कहा है कि वो उद्योग बनाने के लिए प्रोजेक्ट दे दे, फिर वो खरीदे जितनी खरीदना चाहे जी। हम तो ये चाहते हैं कि कानून ऐसा बने कि विक्रेता को पहले सोचना पड़े कि मैं बेच क्यों रहा हूँ। जितने भी उत्तराधिकार के मामले हैं, पिताजी मर गए, हमारे दादाजी मर गए, हमारे नाम पर कितनी जमीन है, कौन से गांव में कितनी है, हम तो भूल गए इस बात को। तो सबसे पहले सरकार को चाहिए, ये मेरी अपनी अभिप्राय है, कि इसका सर्वेक्षण कराए कि गांव में मृतक खातेदारों के कितने उत्तराधिकारी हैं जी। दुख की बात है, बड़े खेत की बात है जी। इतना बड़ा चौगुटिया का गार्डन होते हुए हम हिमाचल का सेव खरीद रहे हैं जी। तो यहीं पर यह आम जनता को समझना चाहिए कि हमारा भू कानून हमारे क्या काम आ रहा है। जैसा कि सन 56-57 में देश की आजादी के बाद हमारे यहाँ पहला सेटलमेंट हुआ था और वो 10 साल में पूरा हुआ और 1 जुलाई 1966 को उसका गजट नोटिफिकेशन हुआ और उस समय ये बात रखी गई थी कि हर 40 साल के बाद एक नया सेटलमेंट होगा। तो उसको 2006 में हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक सरकारें आई चली गई, भूमि बंदोबस्त की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। 90 के दशक में उत्तराखंड की मांग को लेकर कई आंदोलन हुए और इन आंदोलनों में हमारी जो 3 मांगे थी वो थी जल, जंगल और जमीन। आज के समय में उत्तराखंड के लोग अपनी ही जल और अपनी ही जमीन, जंगल के लिए लगातार लड़ रहे हैं। पिछले 1 साल में भू कानून और मूल निवास 1950 को लेकर कई आंदोलन होते रहे हैं और इसकी मांग को लेकर तेजी आई है। आज के खास एपिसोड में हम समझेंगे कि उत्तराखंड का भू कानून हिमाचल के भू कानून से कैसे अलग है और इसमें क्या क्या अलग होना चाहिए हिमाचल के भू कानून से। इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं एक खास व्यक्ति जिनका नाम है बंशीधर मटपाल जी। मटपाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है। आपने मुझे अपने इस स्टूडियो पर और एक सामान्य व्यक्ति को कुछ कहने के लिए बुलाया है। मैं सबसे पहले तो आपके अहले कुमाऊं को उसका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका खास स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। बीडी मटपाल जी राजस्व विभाग से उप निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हैं और अभी चिलियानौला में रहते हैं। तो आप सर राजस्व विभाग में ऑलरेडी रहे हुए हैं, आपको ये सारी जो टर्म्स मैंने अभी आपके सामने लिए जैसे कि मूल निवास हो गया और स्थायी निवास हो गया या भू कानून हो गया, इन सभी शब्दों से आपका कहीं ना कहीं परिचय पहले से ही होता आया है। आज का जो युवा है, आज के जो उत्तराखंडी युवा है या उत्तराखंड के और भी जो लोग हैं, कई लोग इन टर्म्स को नहीं समझ पाते हैं। आज के एपिसोड में हम इसी पे चर्चा करेंगे कि इनका हम कैसे आसान भाषा में कैसे हम हमारे दर्शकों को ये बात समझा पाएंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न मेरा रहेगा, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से राजस्व विभाग का हिस्सा रहे हैं, तो जब उत्तराखंड की मांग की गई थी तो 90 के दशक में जो आंदोलन थे इनमें काफ़ी तेजी आई और फाइनली जो है 9 नवंबर 2000 को जाकर उत्तराखंड बन गया। लेकिन उस समय जो हमारी मांगे थी वो थी जल, जंगल और जमीन। तो इन मामलों में क्या उत्तराखंड बनने के बाद से ये सारी चीज़ें जो हमारी मांगे थी असल में उन पर काम किया गया सरकार द्वारा, या फिर ये सिर्फ एक बात ही कहने को रह गई, या फिर एक इच्छाएं जो थी वो योजनाबद्ध तरीके से हुई नहीं तो एक इच्छा मात्र बन के रह गई? नीरज जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया जी। दरअसल में उत्तराखंड की जब मांग हुई थी, जो आपने मुद्दे अभी बताए, हाँ, थी तो इन पर, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद इन पर तो कभी सरकार ने चर्चा ही नहीं की। चाहे भूमि से हो, जल से हो, जंगल से हो जी, इस पर सरकार ने आज तक, अभी तक, क्योंकि हमारे जंगल वीरान पड़े हुए हैं, उनमें हम कोई उद्योग नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट है। हम इस बात को भूल गए कि हमको अपने ही गांव के बगल के जंगल से कोई लाभ लेना होगा, तो हम कैसे लेंगे जी? हम इसका लाभ नहीं उठा पाए। और जल, जिसका राष्ट्रीयकरण 1976 में हो चुका था, पानी जो है वो राष्ट्र की संपत्ति थी जी, लेकिन उसकी वितरण प्रणाली में, जैसा कि आप स्वयं चिलियानौला में रहते हैं जी, आप देख रहे होंगे बड़ी अनियमितताएं हैं, ये भी लोगों को जानकारी नहीं है जी। और तीसरा भूमि का जो मुद्दा है,
हमारे यहाँ के जो भूमि संबंधी या पलायन संबंधी जितने भी नियम हमारे नेता लोग बैठते हैं जी, वो देहरादून और दिल्ली में एसी के कमरों में बैठ के बनाते हैं। बिल्कुल जी। अधिक न कहते हुए अगर मैं आपको एक संक्षिप्त रूप में ये कह दूं जी कि कोई भी ऐसा नेता नहीं है जी, कि जो अपने नेतृत्व को समाप्त करने के बाद अपने गांव में जाकर के खेती करता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जनता को पाठ पढ़ाते रहे कि आप अपनी भूमि को देखो, अपनी भूमि को देखो। और यही एक मुख्य कारण रहा कि जिससे आज हमारे गांव की जमीन बंजर हो गई और जिनके पास बची थी तो उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। अच्छा, एक जब उत्तराखंड की मांग की गई थी सरकार से, वो एक अलग पर्वतीय राज्य उत्तराखंड को बनाया जाए और हमारे जो जल जंगल जमीन है इन्हें संरक्षित किया जाए, तो मैं बार बार देखता हूँ कि हिमाचल के भू कानून की हमेशा बीच में बात आती है कि हिमाचल के भू कानून जैसा ही उत्तराखंड का भू कानून होना चाहिए। लेकिन जब उत्तराखंड बना तो हिमाचल की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग हैं उत्तराखंड से। अगर मैं देखूं तो बिल्कुल अलग हैं। हमारे आप ही कह सकते हैं कि जो 50% हो सकता है कि 50% जो इलाका है वो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ सेम होंगी, लेकिन हिमाचल बिल्कुल एक अलग राज्य है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग हैं, उनका भू कानून अलग है। लेकिन उत्तराखंड का जो भू कानून है वो लोग अभी भी मांग कर रहे हैं कि हिमाचल की ही तर्ज पर होना चाहिए। तो इससे आप कितना सहमत हैं? मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे नीरज जी, रानीखेत में जो सेव बिक रहा है वो हिमाचल का है जी, और हमारे पास हजारों हेक्टेयर की चौबटिया की जमीन बंजर क्यों पड़ी है? हम तो केवल नियम कानून की बात करते हैं ना जी। हिमाचल कम से कम 15 या 20 साल तक केंद्र शासित देश रहा है जी। तो जब वो केंद्र शासित था तो उन्होंने अपने हित के लिए कानून बना दिए भूमि के। जहां पर जैसी है, जहां पर जैसी जलवायु है जी, वहां पर लोगों को पट्टे में दे करके उन्होंने बगीचे बनाने के लिए जगह दे दी जी। तो आज वो लोग धनाटे हैं और वहां का सेव आप हल्द्वानी चले जाइए, आपको चौबटिया का नहीं मिलेगा बल्कि हिमाचल का मिलेगा। जी बिल्कुल। ये बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है, बड़े खेत की बात है जी। कि इतना बड़ा चौबटिया का गार्डन होते हुए हम हिमाचल का सेव खरीद रहे हैं। जी। तो यहीं पर ये आम जनता को समझना चाहिए कि हमारा भू कानून हमारे क्या काम आ रहा है। लेकिन चौबटिया गार्डन की आपने बात की तो 265 एकड़ में उसका जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है क्षेत्रफल, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10% कल्टीवेटेड है, यानी कि 10% ही उसमें उगाया जा रहा है। सेब वगैरह जो आज के टाइम पे सेब के तो उतने पेड़ नहीं रह गए हैं, नई प्रजातियों को लगाया जा रहा है जरूर, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं 265 एकड़ का हम सिर्फ और सिर्फ 10% ही हिस्सा जो है उसे इस्तेमाल कर पाए। ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है हमारी। बिल्कुल नाकामयाबी है, क्योंकि हम एक ऐसा रानीखेत अपने आप में एक दुल्हन की तरह सजा हुआ पर्यटक स्थल भी है जी। और चौबटिया गार्डन को देखने के लिए तो लोग यहाँ पर विश्व के लोग आते थे। बिल्कुल। मैं तो प्रॉपर मैंने काम किया तो वहाँ पर्यटकों को जो हमारे बड़े बड़े वो आते थे उनको घुमा तो कहते थे भाई चौबटिया कहाँ है। लेकिन आज उस चौबटिया गार्डन करके बहुत दुख भी होता है। तो हमने कौन सा ऐसा नियम बनाया कि जिससे हमारे लोग जहाँ पर आड़ू हो सकता है, जहाँ पर सेव हो सकता है, जहाँ पर माल्टा हो सकता है, जहाँ पर संतरा हो सकता है, उन लोगों को हम प्राथमिकता दें और आसानी से उनको हम सरकारी जमीन उपलब्ध करा दें जी, ताकि वो लोग एक उत्पादन करें और वो उत्पादन मंडी में आए, बिल्कुल पलायन भी रुकेगा जी और जमीन भी आबाद होगी। ऐसा नियम होना चाहिए। मटवाल जी, आपसे एक जो प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि लगातार मैं पिछले 1 साल 2 साल से मैं लगातार सुनता आ रहा हूँ कि मूल निवास 1950 की लगातार मांगे बढ़ रही है, तो इसे थोड़ा सा हमारे दर्शकों को एक बारी खुल के बता दीजिए, क्योंकि ये लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मूल निवास और स्थायी निवास में क्या अंतर है, इसमें थोड़ा सा खुल के एक बारी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बहुत अच्छा पूछा आपने, बहुत अच्छी बात की। जैसा मेरा अनुभव है मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जी। मूल निवास का मतलब ये है कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमारा जन्म यहाँ हुआ जी और उसके बाद हम 30-35 वर्षों तक बाहर रहे जी, हमारे बच्चों का जन्म बाहर हुआ जी, लेकिन जब हमको मूल निवास की जरूरत पड़ी तो हम पर्वतीय क्षेत्र में आ गए, क्योंकि हमारे पैतृकों जो हमारे पूर्वज थे उनके नाम पर लैंड थी तो हमको मूल मिल गया। हमने केवल पर्वतीय क्षेत्र से अपने मूल निवास का फायदा लेने के लिए ही हम यहाँ पर केवल प्रमाण पत्र के लिए आए जी। अब रहा स्थायी तो अगर कोई मध्य प्रदेश से भी यहाँ पर आकर के जमीन खरीदता है और वो 10-12 साल की अवधि को पूर्ण कर लेता है तो उसको स्थायी मान लिया गया, तो दोनों को एक ही लाभ मिला, जिससे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को नुकसान हुआ जी। अच्छा, ये आपने तो इसमें एक बात बोली कि हम जैसे बाहर चले गए, 30-35 साल के लिए बाहर रह गए, वहां से वापस आए जब हम, तो मूल निवास बनाने की हमें आवश्यकता पड़ी। आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि उस समय मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने में
कुछ लाभ थे। हाँ, नहीं, लेकिन ये तो आपने जो बात बोली है ये उनके लिए सही हो सकती है कि जो बाहर जा रहे हैं या फिर जो बाहर पलायन करके बाहर रह गए हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं, यहीं पर कमा रहे हैं, यहीं पर खा रहे हैं, जिन्होंने पलायन नहीं किया और बल्कि अपनी मेहनत से पहाड़ में ही रहे, वही नुकसान हमारे पर्वतीय क्षेत्र के व्यक्ति को हुआ। हाँ, क्योंकि दोनों प्रमाण पत्रों में जो बेनिफिट थे वो इक्वल थे जी, एक ही थे। तो स्थायी निवास जो है, अगर कोई बाहर से आ रहा है यहाँ पर, दूसरे राज्य से यहाँ पर रहने आ रहा है और यहाँ पर 1 साल 2 साल रहा हो, स्थायी निवास तो वो भी यहाँ पर बना सकता है। हाँ, तो स्थायी निवास वो इसलिए बना सकता है क्योंकि स्थायी निवास के कॉज ऐसे हैं, क्या प्रार्थी के पिता के नाम से यहाँ पर अचल संपत्ति है, तो उन्होंने यहाँ जमीन अगर खरीद रखी है तो वो सर्टिफिकेट लगा देते हैं कि हाँ साहब उनके पिताजी के नाम से तो है जी, इसलिए उनको स्थायी मिल जाता है। हाँ, क्योंकि स्थायी निवास प्रमाण पत्र में जैसे परिवार रजिस्टर की नकल है, हमने वो भी बनवा दी जी, खतौनी में तो हमारा नाम होगा ही होगा क्योंकि मेरे पिताजी ने दादाजी ने यहाँ जमीन खरीदी थी। वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने लगा दिए जी, तो अब हम ऑलरेडी स्थायी हो गए, चाहे मैं किसी भी स्टेट से आया हूँ जी। तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड में मूल रूप से रह रहे हैं उन्हें उठाना पड़ रहा है, नुकसान हुआ, क्योंकि जो सरकार की योजनाएं हैं ये उसे भी बराबर मिल रही है, जो स्थायी निवास का वो है, और जो मूल निवास वाला है उसको उसे भी बराबर मिल रही है। तो ये इसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार इसमें कुछ सरकार को बदलना चाहिए इसमें, या फिर इसमें सरकार ने इस पर अभी मूल निवास इस प्रमाण पत्रों पर अब तो उतना नहीं है बहरहाल, क्योंकि अब तो बहुत सारे नियम बदल चुके हैं। बहरहाल इसमें भी इस बात को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भाई तुम स्थायी निवास अगर मांग रहे हो हमसे बाहर से आकर के जमीन खरीदने के बाद जी, तो क्या वहां की परिवार रजिस्टर की नकल से आपने अपना नाम समाप्त कर दिया? क्योंकि वो व्यक्ति वहां का लाभ भी उठा सकता है। लेकिन उत्तराखंड राज्य को छोड़कर कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आज भी मूल निवास जो आपका है उसी को ज्यादा मान्यता दी जा रही है। मूल निवास को ही मान्यता दी जानी चाहिए। क्योंकि एक न एक दिन हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि हमारे जो लोग बाहर गए हैं जी, वो अपने पहाड़ को आएंगे जी, इसलिए मूल निवास को ज्यादा प्राथमिकता मिलनी। तो इसमें सरकार को कहीं ना कहीं ऐसे उचित कदम उठाने चाहिए, इसमें संशोधन करना चाहिए कि हमने किसको स्थायी निवास देना और किसको मूल निवास देना जी। एक प्रश्न जो मेरे दिमाग में लगातार चलता आ रहा है, आपसे मेरी पहले भी बातचीत हुई, उसमें भी हमने कई ऐसे पॉइंट्स थे जिन पर डिस्कशन किया, जैसे कि एक बात हुई थी कि बंदोबस्ती और चकबंदी। तो सरकार की ओर से एक तो भू बंदोबस्त काफी समय ऐसा बीत चुका है, एक समय अवधि कह सकते हैं क्योंकि बहुत ही लंबा समय हो गया है, दशक बीत चुके हैं कई, और दूसरा कि चकबंदी का इस मैटर को मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा और हमारे जो दर्शक हैं उनके सामने भी इस चीज को लेकर आना चाहूंगा। अच्छा, आपने ये बात रखी है, लेकिन मैं आपको बताऊं जी, आज से 20 साल पहले सरकार ने चकबंदी के प्रयास किए और चकबंदी का स्टाफ भी चौखुटिया आया जी, वो 4 साल वहां रहा जी, लेकिन वो फेल हो गया। क्या इसमें कारण थे उसके फेल होने? कारण ये थे कि एक तो पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जी, कहीं की तरफ धूप आती है तो कहीं की तरफ नहीं आती है, और जितने हमारे सिंचित क्षेत्र हैं उन सिंचित क्षेत्रों में कुछ जमीन उनकी अगर तलाई है जी, तो कुछ उनके उपराऊ है जी। तो चकबंदी का सफल हो पाना यहाँ पर कठिन रहा और 4 साल स्टाफ रहने के बाद यहाँ से वापस चला गया। जबकि सरकार को चकबंदी से पहले भूमि बंदोबस्त करना चाहिए था और भूमि बंदोबस्त को 2006 में हो जाना चाहिए था, जैसा कि सन 56-57 में देश की आजादी के बाद हमारे यहाँ पहला सेटलमेंट हुआ था और वो 10 साल में पूरा हुआ और 1 जुलाई 1966 को उसका गजट नोटिफिकेशन हुआ और उस समय ये बात रखी गई थी कि हर 40 साल के बाद एक नया सेटलमेंट होगा, तो उसको 2006 में हो जाना चाहिए था। लेकिन आज तक सरकारें आई चली गई, भूमि बंदोबस्त की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। अब उसका नुकसान कौन उठाता है? उसका नुकसान ये होता है कि जब सन 56-57 में नक्शा बना तो उस समय जितने मकान थे, जितने रास्ते थे वो नक्शे में आ गए, लेकिन अब इतनी लंबी अवधि बीत जाने के बाद मकान बन गए, पंचायत घर बन गए, विद्यालय बन गए, एक गांव में उस समय 10 मकान थे, आज वहां 50 मकान हो गए, रास्ते बदल गए, तब सड़कें नहीं थी, आज जगह जगह सड़कें हो गई, लेकिन नक्शे में क्या रहा? सन 56 का। अच्छा, भूमि बंदोबस्त और अब इसमें विवाद हुआ, आपने मकान ले लिया, कहीं खरीद लिया, अपनी जगह खरीदी जी, अब वहां को रास्ता तो है ही नहीं, बात गई पटवारी और ग्राम प्रधान के पाले जी, उन्होंने कहा भाई नक्शा लाओ। अरे भाई नक्शा तो सन 56-57 का है, तो
आज कैसे होगा? तो इसलिए सबसे पहले भूमि बंदोबस्त होना अनिवार्य है, साथ ही साथ भू अभिलेखों का सुधार। जी। सब ये जितने भी उत्तराधिकार के मामले हैं, पिताजी मर गए, हमारे दादाजी मर गए, हमारे नाम पर कितनी जमीन है, कौन से गांव में कितनी है, हम तो भूल गए इस बात को। तो सबसे पहले सरकार को चाहिए, ये मेरी अपनी अभिप्राय है, कि इसका सर्वेक्षण कराए कि गांव में मृतक खातेदारों के कितने उत्तराधिकारी हैं। जी। अच्छा, भूमि बंदोबस्त और चकबंदी आपने दो टर्म ऐसे इस्तेमाल किए, तो इन दोनों टर्म्स में मैं ये जानना चाहूँगा कि भूमि बंदोबस्त में असल में क्या व्यवस्था की जाती है और चकबंदी में क्या व्यवस्था की जाती है? चकबंदी में तो ऐसा होता है कि आपका एक रिकॉर्ड्स होता है, जो भू अभिलेख होते हैं, उस रिकॉर्ड को चेक किया जाता है कि आपके नाम पर कितनी भूमि है। अगर आपके नाम पर 20 नाली है, 10 नाली है, 5 नाली है, 2 नाली है, 4 नाली है, जिसको हमारे यहाँ नाली का पैमाना बोला जाता है अभी भी, उतने का चक आपको काट के दे दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है जी। लेकिन अगर भूमि बंदोबस्त होगा तो आपके पास अपनी नाब भूमि के अलावा राज्य सरकार की भूमि भी कुछ अगर आपके पास है तो वो भी आपको नियमित की जा सकती है। अच्छा, तो उसका भी कहीं ना कहीं लाभ मिल सकता है। उसका भी लाभ मिलेगा। जो स्थानीय होगा वो उसका कहीं ना कहीं किसी उद्योग के तौर पे या किसी रोजगार के तौर पे उसे इस्तेमाल कर सकता है। इस्तेमाल कर सकता है। तो भूमि बंदोबस्त होना बहुत जरूरी है। भूमि बंदोबस्त चकबंदी से बहुत ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि भूमि बंदोबस्त अगर नहीं होगा, अब देखिए ना, आप जहाँ पर रहते हैं, कभी आप अपने व्यक्तिगत रूप में आप इसको लीजिएगा, वहां पर नाली विवाद हो गया जी, झगड़ा हुआ, नक्शा देखा गया, नक्शे में तो नाली है ही, नक्शा तो बना ही नहीं, नक्शा तो इतने साल हो गए, 1956 का था। कोर्ट में एविडेंस चाहिए, भाई लाओ नक्शा, लाओ खत्म, लाओ खत्म, लाओ सब कुछ। कोर्ट ने भी कह दिया भाई ये तो नक्शे का रास्ता नहीं है, इसमें तो नाली नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है जी। तो इस प्रकार जो लोग विवादों में फंसे हुए हैं बहुत सारे, मेरे पास तो गांव में ऐसे में बहुत मामले आए, तो लास्ट में कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, पक्ष अलग है, लेकिन हमको रिकॉर्ड का फायदा नहीं मिल पाता है, क्योंकि रिकॉर्ड तो बहुत पुराना हो गया है ना। मेरे दादाजी नारायण दत्त थे, फिर मेरे पिताजी हुए, मेरे पिताजी के 4 भाई हुए, फिर उन 4 भाइयों के हम 2-2, 3-3, किसी के 2 लड़के, किसी के 4 लड़के हुए। तो अगर मेरे पिताजी के नाम पर 20 नाली जमीन थी, तो हमारे पास तो आज वो चवन्नी भरने आएगी, तो कहाँ पर हमको चक मिल जाएगा जी। तो इसलिए भूमि बंदोबस्त ज्यादा अनिवार्य है, मेरी अपनी अल्पबुद्धि और अपनी अभिप्राय से जी। भू कानून की मांग लगातार तेज हो रही है, जितनी भी सरकारें होती हैं लगातार ये कहती आ रही हैं कि हम भू कानून लाएंगे, हम भू कानून लाएंगे। कई विद्वानों का ये कहना है कि एनडी तिवारी सरकार जो थी उस समय जो भू कानून था उत्तराखंड का वो काफ़ी सख्त था, और जो बाहरी लोग थे वो यहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद पा रहे थे, और उन्हें अगर कोई उद्योग के तौर पे उन्हें यहाँ पे ज़मीन चाहिए रहती थी तो 500 वर्ग मीटर का जो एरिया था उतना ही वो ज़मीन यहाँ पर खरीद सकते थे, उसी के अंदर उन्हें कार्य होने थे। फिर 2008 के बाद से क्या कहते हैं, भुवन चंद खंडूरी जी की सरकार में इस जो भूमि की जो एरिया थी या भूमि का जो क्षेत्रफल था उसे 500 वर्ग मीटर से कम करके 250 वर्ग मीटर कर दिया गया। त्रिवेंद्र सरकार जब आई उत्तराखंड में, तो त्रिवेंद्र सरकार के दौरान 2018 में इसे कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की गई, और ऐसा कहा गया कि जो बाहरी व्यक्ति है वो अगर उद्योग के तौर पर लेना चाहता है, यहाँ पर अगर अपना उद्योग स्थापित करना चाहता है, तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाकर वो जमीन जो है जितनी चाहे उतनी खरीद सकते हैं। और फिर पुष्कर धामी जी की जब सरकार आई तो पुष्कर धामी जी की सरकार में उसमें भी कई सारे फेरबदल कर दिए गए। 2022 की ये बात है, लगभग 1 साल पहले की बात है, तो उसमें भी कई सारे फेरबदल कर दिए गए। असल में भू कानून उत्तराखंड का होना कैसा चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ की हम लगातार बात करते आ रहे हैं वो है कि ये हिमाचल के तर्ज पे हमारा भू कानून होना चाहिए। उत्तराखंड के लिए आपको क्या लगता है कि भू कानून कैसा होना चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी जी। इस मुद्दे पर पूरी उत्तराखंड सरकार हमारी चिंतित भी है जी, लेकिन खाली चिंता करती है जी। जैसा आपने कहा है कि वो उद्योग बनाने के लिए प्रोजेक्ट दे दे, फिर वो खरीदे जितनी खरीदना चाहे जी। हम तो ये चाहते हैं कि कानून ऐसा बने कि विक्रेता को पहले सोचना पड़े कि मैं बेच क्यों रहा हूँ। सवाल इस बात का है जी, एक बहुत बड़ी पार्टी आ गई और उसने वो लोगों को एडवांस में दे दिया, खूब जमीन खरीद ली, हम तो बेदखल हो गए। वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट क्या लगा देगा कि जिससे हमारी ही जमीन
से हम बेदखल हो जाए, तो ये नियम मेरी लेकिन उचित नहीं है ना। आपकी राय से ये उचित नहीं हो सकता, लेकिन सरकार कह रही है कि हम उद्यमियों को ये चीजें दे रहे हैं या फिर उन्हें यहाँ पर उद्योग के लिए वो कर रहे हैं, वो आकर यहाँ पे कहीं ना कहीं रोजगार देंगे। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूंगा कि उद्यमियों को सरकार अपने साथ लेती है जी, उद्यमियों को लेती है, लेकिन हमारा जो विक्रेता है उसकी पोजीशन क्या है, इसको तो हमने देखा ही नहीं जी। हमारे गांव का एक व्यक्ति हमारे बीच में आता है, उसने कहा चाचा वो तुम्हारा वहां पर खेत आ रहा है, सेल कर दो, कितने पैसे मिल जाएंगे। अरे भाई क्यों बिगवा रहा है मेरी जमीन को जी। उनका नहीं, इसमें बहुत बड़ा उद्योग खुलेगा। अरे उद्योग को कहीं और जगह खोल दे भाई। हमेशा उनका एक लक्ष्य होता है उद्योगपतियों का कि एक बहुत बड़े पैमाने पर वो उत्तराखंड में अपनी लैंड ले लें, उसके बाद वो उद्योग खोलें या ना खोलें, इसकी क्या गारंटी है। यहाँ तो पहले से जितने उद्योग खुले थे वही उद्योग डेवलप नहीं हो पाए जी, हो पाएगा नहीं हो पाए। लेकिन एक 2018 में देखिए, विपक्ष कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि विपक्ष जनता की आवाज होती है। 2018 में जब क्या कहते हैं, प्रकाश पंत जी ने त्रिवेंद्र सरकार के दौरान ये विधेयक कहीं ना कहीं पारित हुआ था जब विधानसभा में, तो एक ही ऐसे विधायक थे जिन्होंने इस चीज का विरोध किया था, वो थे केदारनाथ से विधायक रहे हुए मनोज सिंह जी। तो मनोज सिंह जी ने इसका पूर्ण विरोध किया था कि ये चीज पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं होनी चाहिए और इस चीज का कहीं ना कहीं आने वाले समय पे नुकसान होगा। लेकिन उस समय जो विपक्ष से जो यहाँ हल्द्वानी से विधायक थी स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी, तो उनने कहा कि ये अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं बल्कि प्लेन्स में भी इस चीज को लागू होना चाहिए, और उसके तुरंत बाद से ये प्लेन्स में भी कहीं ना कहीं लागू हो गया था। और आज के समय पे अगर हम देख रहे हैं तो हल्द्वानी हो गया, देहरादून, उत्तराखंड या किसी भी प्लेन्स के हम शहर को देख लें तो वहां पर भी जो है कई उद्यमी जो है वो आ चुके हैं और वहां पर अपने क्या कहते हैं, उनने अपनी इंडस्ट्रीज लगा दी हैं और पहाड़ियों को रोजगार दे रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन क्या उससे पहाड़ को कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है? मुझे तो नहीं लगता फायदा लग रहा। हम तो जैसा कि आप बता रहे थे कि उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर इको प्रोजेक्ट थे और जमीन खरीद सकते हैं। जमीन खरीद क्यों सकते हैं? सरकार तो सक्षम है, वो राज्य सरकार की जमीन क्यों नहीं दे देती उनको जी प्रोजेक्ट लगाने के लिए? भाई हमारी जो घरेलू, जो हमारी अपनी भूमिधरी पैतृक संपत्ति है उसमें खरीदने के लिए नियम क्यों बना रहे हैं आप प्रोजेक्ट को जी? अगर आप चाहते हैं कि यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिले तो आप सरकारी जमीन को आवंटित क्यों नहीं कर देते जी? हमारे यहाँ तो चिलियन में ITI के लिए जमीन नहीं हुई अवेलेबल, लास्ट में बंद करनी पड़ी। तो ऐसी इसीलिए ये जो मेरा प्रश्न था कि उत्तराखंड का भू कानून जो है ये कैसा होना चाहिए, और इसमें आपके दिमाग में ऐसे कोई आइडियाज हैं कि हिमाचल की तर्ज पे होना चाहिए या फिर हिमाचल से बिल्कुल अलग होना चाहिए उत्तराखंड का भू कानून? जो वहाँ की चीजें अच्छी हैं, जो चीज अच्छी है उसको हमने लेना चाहिए। हिमाचल में जो आवंटन की प्रक्रिया है पट्टे की वो सरल है जी। जैसे बहुत बड़ा ये हमारे घरों बन गए, ठंडी जगह है हमारे वहाँ, तो उसमें चीड़ के वृक्षों को हटा करके हम सेव के क्यों लगा दे भाई, काफल के क्यों लगा दे जी? ठीक है नहीं है जी? तो ये वहां पर की जो नियमावली है, वहां जो सेव जो है मैदान में थोड़ी है, सब जंगलों में जी। वहां का सेव तो आप दिल्ली चले जाइए मिलता है आपको। ये उनकी जो आवंटन की प्रक्रिया है ये हमारे यहाँ हिल में भी होनी चाहिए, हमारे उत्तराखंड में होनी चाहिए। और दूसरा, विक्रेता जमीन किन कारणों से बेच रहा है इसकी पहले अच्छे ढंग से जांच हो जानी चाहिए। होता क्या है, जैसे हमारे यहाँ अनुसूचित जाति के लोग लैंड बेच नहीं सकते थे, अभी भी नहीं बेच सकते जी, लेकिन 143 उसको बेच दिया जाता है। अब आप खुद ही देखिए, जिस खेत में खड़ी फसल है उसको नॉन एग्रीकल्चर दिखा दिया गया। नहीं, इसमें तो खेती हो ही नहीं सकती है साहब। अरे क्यों नहीं हो सकती है यार उसकी खेती उसमें? तो इसमें आपको लगता है कि इसमें अधिकारियों की जो जैसे कि राजस्व विभाग इसमें है? बिल्कुल रही है। आपने NH 74 का घोटाला देखा होगा जी। हुआ क्या, ये चीजें आई, सरकारें बदल गई, जो लोग दोषी थे उनको थोड़ा बहुत आंशिक दंड दे दिया गया, लेकिन जमीन जाने वाली की तो गई ना। मेरे पास ऐसे बहुत उदाहरण है। पहली बात तो यह कि वो जमीन 143 होनी नहीं चाहिए। आकर्षक जमीन में जब खेती नहीं हो सकती है तो उसमें मकान कैसे बन सकता है?
एक बहुत बड़ी कमी यहाँ पर रही। मैं दूसरी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, अब जो सामान्य तबके के लोग हैं जी, वो जमीन बेच रहे हैं, तो किस कॉज से बेच रहे हैं? क्या जरूरत है आपको जमीन बेचने की? आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, टैलेंट लड़का है साहब, लाखों रुपए की जरूरत है, तब तो आप एक नाली आधी नाली, वो आप अपनी जमीन से डेवलप हो रहे हैं, मतलब नुकसान नहीं हो रहा है यहाँ पर। आप अपने लड़के को MBBS बनाना चाह रहे हैं, 50 लाख चाहिए साहब, ठीक है, नहीं उतना फाइनेंस भी नहीं हो पा रहा है, वहां पर आप आंशिक तौर पर परमिशन लेकर के बेच सकते हैं। या किसी को ऐसा असाध्य रोग हो गया, मेजर ऑपरेशन है, बहुत पैसे की जरूरत है, तो वहां पर आप इन परिस्थितियों में कुछ भाग बेच सकते हैं। इन परिस्थितियों में ही जमीन को विक्रय किया जाए, बल्कि जो हमारी जमीन को पसंद करते हैं और हमारे लोगों को प्लेन से आकर के यहाँ आकर के ये कहते हैं कि साहब बहुत अच्छी जगह है, आप बताइए कितना पैसा देना है, उस हिसाब से जमीन पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन आप ये बताइए कि ये तो आपने बोली कि कई लोग जिनके पास में जमीन उपलब्ध है, या फिर आपने एक इसमें बात बोली कि जो कृषि के लिए उपजाऊ जमीन है उस पर कोई मकान कैसे बना सकता है अपना। लेकिन अगर मान लीजिए किसी एक के 4 बेटे हैं, तो उसने 4 बेटों में जमीन बांट दी, अब वो घर भी तो कहीं ना कहीं उसका छोटा रह जाएगा 4 बेटों के लिए। जब उनके 4 बेटों की 4 बीवियां आएंगी, 4 पत्नियां आएंगी, तो उनके साथ रहने के लिए उन्हें 4 घरों की भी आवश्यकता होगी। उसको आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी खानदानी मॉरिशी लैंड है। हाँ, आकर्षित करने की जरूरत उसको पड़ती है जो जमीन खरीदता है, उसके बाद बैंक से फाइनेंस कराता है। और बैंकों को ये शायद निर्देश होंगे कि आप एग्रीकल्चर वाली लैंड को न खरीदें, नहीं तो उत्पादन कम हो जाएगा। इसलिए बैंक इस पॉलिसी पर लोन देता है कि भाई पहले आप अपनी जमीन को नॉन एग्रीकल्चर करके लाओ। तो दोस्तों, उत्तराखंड भू कानून को लेकर जो आज हमने चर्चाएं की, उसमें उम्मीद करता हूं कि आपकी जो मन में डाउट है या जो प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे वो कहीं ना कहीं क्लियर हो गए होंगे। मटपाल जी ने जो हमें बातचीतें बताई हैं या फिर जो हमें जानकारियां दी हैं, उन्हें थोड़ा सा आपके लिए समराइज करना चाहूँगा कि देखिए, मूल निवास 1950 की मांग उत्तराखंड में लगातार होती आ रही है। वो हमारे हक की लड़ाई है, कहीं ना कहीं हमारा लड़ना उसे बहुत ही जायज़ भी है, और हम हर एक उत्तराखंडी को कहीं ना कहीं आगे आके इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, जिससे हम अपने जो मूल अधिकार हैं उन्हें कहीं ना कहीं बचा पाएंगे। स्थायी निवास, क्योंकि बाहर से आते हुए व्यक्ति, कई लोग, सरकार की जो ऐसी तमाम योजनाएं बनी हुई हैं जिनके तहत बाहर के लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं, उन्हें भी क्योंकि स्थायी निवास का कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है, तो मूल निवास का हमें फायदा मिले, इसलिए हमें लगातार मूल निवास के लिए अपनी मांग को उठाते रहना पड़ेगा। और भू कानून से जो मैं समझाऊं कि सबसे पहले तो मुझे लगा कि भू बंदोबस्त होना बहुत ही अनिवार्य है, जिससे कि हम आकलन कर पाएं कि हर एक उत्तराखंडी के पास में एटलीस्ट भूमि कितनी है। और चकबंदी तो जैसा कि आपने इसका हमें बताया कि भौगोलिक परिस्थितियां जो उत्तराखंड की हैं, या फिर जो करंट, क्योंकि अभी कई सारे मकान बन गए हैं, कई शहर डेवलप हो चुके हैं, तो ये चीज़ जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगी चकबंदी। और पहले भी प्रयास किए गए हैं हमारी सरकार द्वारा इसके लिए, जिसमें असफल रहे हम लगातार। तो उत्तराखंड का जो भू कानून है वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे हम अपने मूल अधिकार जल जंगल जमीन की रक्षा कर पाएं, और हर एक अधिकार जो हमारे मूल अधिकार हैं हर एक उत्तराखंडी को मिल पाए। हमारे साथ में आज मौजूद थे बंशीधर मटपाल जी, और जो कि राजस्व विभाग में उपनिरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सर, मटपाल जी से एक बार ही जानेंगे कि उनके जीवन में जो उनका कार्यकाल रहा उस दौरान उनका कैसा समय रहा और कैसी अपेक्षाएं उन्हें आने वाले समय से हैं। तो मटपाल जी, थोड़ा सा आपका जो कार्यकाल रहा उसके बारे में भी थोड़ा सा परिचय हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बता दीजिए। मेरा कार्यकाल ग्रामीण क्षेत्रों में ही गुजरा है, और अधिक सेवा मेरी रानीखेत के बमुश्किल 10 किलोमीटर की परिधि में रही है जी। और रानीखेत के चारों तरफ के जो भी गांव हैं, ग्रामीण लोग हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए मैंने अपनी विकासन तहसील को ट्रांसफर नहीं मांगा जी। मैं यहीं जवान था, आज मैं यहाँ बुढ़ा भी हो गया। अच्छा, लेकिन ऐसा बताते हैं कि जवानी के टाइम पे जब आप पटवारी रहे तो उस टाइम पे काफी सख्त थे आप। मैं सख्त न्याय पक्ष के लिए था, लेकिन आज मुझे आपके चैनल के माध्यम से अगर मैं ये कह दूं कि मैंने कहीं पर ऐसी अनीति अगर की हो, तो कोई भी व्यक्ति आज भी मुझसे कह सकता है, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है कि कोई ऐसा कहेगा। मेरा अपना काम करने का तरीका जनता की सेवा करने का तरीका,
भू माफियाओं के प्रति, शराब माफियाओं के प्रति, गुंडेगर्दी लोगों के प्रति, इसका मैं हमेशा विरोध करता था जी। इसीलिए मुझसे दबंग पटवारियों में गिना जाता था। आज के उत्तराखंड के लिए या आज की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आज की व्यवस्थाएं देखिए, परिस्थितियों के साथ समझौता करना अनिवार्य हो जाता है। एक जमाना था हमारे टाइम पर, जब पुलिस थाने खोलने की बात आती थी तो ग्रामीण लोग बड़ा विरोध करते थे जी। लेकिन आज ऐसा लगता है कि ग्रामीण चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी पुलिस हो, क्योंकि ये वक्त का एक अपना तकाजा है। समय की परिस्थितियां, मैं तो चौखुटिया में भी बराबर में रहा हूँ, आज तो वहाँ पर थाना है। अब आप कल्पना कीजिए मैंने कैसे झेला होगा जी। लेकिन एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि राजस्व विभाग की जो जगह जगह पटवारी चौकी होती थी पहले, आज के समय से उसे पुलिस चौकी से रिप्लेस किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो राजस्व विभाग का जो कार्य का जो क्षेत्र है, क्योंकि उन्हें क्या कहते हैं, जो राजस्व के लिए भी काम करना है और एट द सेम टाइम उन्हें लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी काम करना पड़ रहा था, बल्कि उनके साथ में, उनके पास में देखिए ऐसी कोई संसाधन उनके पास में नहीं थे। आज के टाइम पे पुलिस वालों के पास में गन है, कई सारी चीजें ऐसी उपलब्ध हैं, लेकिन राजस्व विभाग के पास में ये सारी चीजें नहीं होती थी। तो क्या सिर्फ और सिर्फ लाठी से न्याय हो सकता है? नहीं, लेकिन नीरज जी मैं आपको एक बात बताऊं, शायद समुद्र पार से आकर के अंग्रेज ने पर्वतीय क्षेत्रों में थाने नहीं खोले। यद्यपि हम उनके गुलाम रहे, लेकिन उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र की भोली भाली जनता को समझा। उन्होंने कहा भाई इनके बीच में लाल टोपी वाली पुलिस नहीं होनी चाहिए। अरे ये लोग तो बड़े भोले भाले सीधे लोग हैं यार, ऐसा करो इनके मध्य में जो लेखपाल है, जो पटवारी है, उसी को अब इसके अधिकार दे दो। लेकिन क्या आज के टाइम पे इसे बदलना जरूरी है? इसको बदलना जरूरी था तो नहीं। पर्वतीय पटवारी राजस्व पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर किसी सरकार का ध्यान नहीं गया। अगर इस व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाए, 6 पटवारियों पर एक सुपरवाइजर कानून को, उसमें कुछ होमगार्ड्स, ठीक है, और कुछ अस्त्र शस्त्र, कंट्रोल रूम की व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, और उनका एक प्रतीक चिन्ह, उनका एक पहचान हो, तो फिर भी आज भी पर्वतीय क्षेत्र में पटवारी की व्यवस्था ही बहुत बढ़िया रहती, ऐसा मेरा मानना है। खैर ये व्यवस्था अब कहीं ना कहीं बदली जा रही है और एक बदलाव का रूप ले रही है। जगह जगह पुलिस चौकियां हमें देखने के लिए मिल रही हैं। आज के समय भी काफी हो चुका है और एपिसोड भी काफी लंबा हो चुका है हमारा, तो दर्शक भी कहीं ना कहीं इतनी, एक तो जानकारी वाली जो बातें होती हैं, इन्हें भी जो हमारे दर्शक हैं वो लंबे समय तक सुनना पसंद नहीं करते हैं। वो तो बात सही है, लेकिन जो हमारे डिपार्टमेंट से एफिलिएटेड है, जो भूमि से संबंधित है, जो लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वो जरूर सुनेंगे, वो जरूर सुनेंगे। क्या कहा और क्यों कहा भी कह सकते, क्यों कहा, ये भी कई सारे प्रश्न आपके मन में भी होंगे। अगर आपके भी मन में भू कानून, मूल निवास 1950 और स्थायी निवास को लेकर कोई भी प्रश्न है तो हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं और देखते रहिए हेलो कुमाऊं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाएं और सब्सक्राइब करें हेलो कुमाऊं, और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं नीरज आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।